हेलो फ्रेंड, मैं एक्समा डेडवाल आपसे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग गाइड क्लासेस के अंदर। तो फ्रेंड, आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखकर या फिर मेरे पीछे लगी हुई इमेज देखकर पता चल गया होगा कि आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है ECT यानी इलेक्ट्रो कन्वर्जिव थेरेपी है, वो अपना आज का टॉपिक रहने वाला है। तो फ्रेंड, आज की क्लास के अंदर अपन लोग एमसीक्यू के साथ साथ थ्योरी भी कंप्लीट करेंगे, या कह सकते हैं कि थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू भी कंप्लीट करेंगे। तो आज का अपना जो एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन बन रहा है वो बन रहा है कि ईसीटी इज गिवन बाय, कि ईसीटी है वो किसके द्वारा दी गई थी। तो फ्रेंड, आज की क्लास के अंदर अपनी एमसीक्यू भी सॉल्व होंगे और साथ साथ में अपनी थ्योरी भी है बनती रहेगी, थ्योरी भी सॉल्व होती रहेगी। तो जिन स्टूडेंटों को थ्योरी कंप्लीट करनी है, जिन स्टूडेंटों को अपनी थ्योरी बनानी है या नोट्स बनाने हैं, वो नोट्स भी बना सकता है। और जिनको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है वो एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर सकता है। तो अपना पहला क्वेश्चन निकल के आता है कि ईसीटी इज गिवन बाय, कि ईसीटी है जो इलेक्ट्रो कन्वर्जिव थेरेपी है वो किसके द्वारा दी गई थी। तो आपका आंसर क्या जाएगा, यूगो सेडलेटिन और लुसिनोबेली। क्या है कि यूगो सेडलेटिन और लुसिनोबेली नामक दो साइंटिस्ट है जिन्होंने ये थेरेपी दी थी। पहला क्वेश्चन क्लियर होता है कि ईसीटी है वो किसने दी थी। तो यूगो सेडलेटिन और लुसिनोबेली नामक दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये थेरेपी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि ईसीटी है वो यूगो सेडलेटिन और लुसिनोबेली द्वारा कब दी गई थी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि ईसीटी इज इंट्रोड्यूस बाय, तो आप लिखोगे कि यूगो सेडलेटिन और लुसिनोबेली। इन विच ईयर आ गया तो आप क्या लिखोगे, इन विच ईयर आ गया तो आप लिखोगे 1938 यानी 1938 के अंदर आपकी सिटी है वो आई थी। 1938 के अंदर क्या आई थी, आपकी सिटी आ गई थी। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, देखे जाए तो तीन क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कभी कभी आपको ईसीटी की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो ईसीटी यानी इलेक्ट्रो कन्वर्जिव थेरेपी के नाम से अपन जानते हैं। क्या जानते हैं फ्रेंड, इलेक्ट्रो कन्वर्जिव थेरेपी के नाम से जानते हैं। एक चीज ये क्लियर होती है, दूसरी चीज क्लियर होती है किसके द्वारा दी गई थी। तो आप बोलोगे यूगो सेडलेटिन और लुसिनोबेली द्वारा दी गई थी। तीसरी चीज है ये क्लियर होती है कि कब दी गई थी। तो आप बोलोगे सर 1938 के अंदर अपन को ये थेरेपी है वो दी गई थी। ठीक है। देन नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है डेफिनेशन से, कि ईसीटी की डेफिनेशन क्या है। तो ईसीटी की डेफिनेशन आप पढ़ने से पहले मैं आपको इजीली समझा देता हूँ कि ईसीटी क्या होती है। तो फ्रेंड, ईसीटी एक थेरेपी होती है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट है वो पास करते हैं पेशेंट के ब्रेन के अंदर। किसके द्वारा, इलेक्ट्रोड के द्वारा। और अपना पर्पज क्या होता है, पेशेंट के अंदर कन्वर्जन या सीजर है वो क्या कराना, अराइज कराना। ठीक है। तो क्या चीज समझ में आई कि ईसीटी क्या एक थेरेपी है जिसके अंदर अपन पेशेंट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट है वो पास करते हैं। पर्पज क्या रहता है, पेशेंट के अंदर कन्वर्जन या सीजर है वो अराइज करना। तो अपन बात कर लेते हैं अपनी जो डेफिनेशन है वो क्या लिखी हुई है। डेफिनेशन कह रही है इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इलेक्ट्रोड इन ब्रेन टू प्रोड्यूस कन्वर्जन और सीजर। क्या बोल रही है कि इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या करते हैं अपन, पास करते हैं थ्रू इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड की सहायता से इलेक्ट्रिक करंट है वो पास करते हैं किसमें, ब्रेन के अंदर। पर्पज क्या रहेगा अपना, कन्वर्जन या फिर सीजर है वो क्या करना, प्रोड्यूस करना। आई बात समझ में। तो डेफिनेशन है वो आपकी क्लियर हो चुकी है। ठीक है। देन अपन बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट अपन लोगों ने बोला है वो कितना करते हैं, कितना इलेक्ट्रिक करंट है वो अपन पास करते हैं। तो क्वेश्चन आपका आ गया है कि भाई इलेक्ट्रिक करंट है वो इस सिटी के अंदर कितना देते हैं। तो राइट आंसर जल्दी से कमेंट करें कि इस सिटी के अंदर है वो इलेक्ट्रिक करंट कितना पास करते हैं। तो फटाफट अपना राइट आंसर कमेंट करें कि भाई इस सिटी के अंदर करंट है वो अपना कितना देते हैं। तो राइट आंसर कहां चला जाएगा, किसके पास चला जाएगा। तो राइट आंसर चला गया 70 से 130 वोल्ट के पास। राइट आंसर किसके पास गया, 70 से 130 वोल्ट के पास। कंप्लीट है, क्लियर है। अगर आपको पूछा गया रेंज न देकर एक नंबर पूछा गया कि भाई आप बताइए कि सिटी है वो कितने वोल्ट की वजह देते हैं, इस सिटी के अंदर कितना करंट देते हैं, तो आप बोलोगे साहब 110 वोल्ट का करंट है वो अपन इस सिटी के अंदर देते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है आपका कि साहब इस सिटी के अंदर टाइम ड्यूरेशन कितनी रखोगे, कितने समय तक इस सिटी दोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ गया ड्यूरेशन ऑफ ईसीटी, टाइम ड्यूरेशन ऑफ ईसीटी। तो कमेंट करें टाइम ड्यूरेशन ऑफ ईसीटी की सिटी कितने समय तक देते हैं। तो अपना राइट आंसर कमेंट करें। मैं वेट कर रहा हूं फ्रेंड कि ईसीटी है वो कितने समय तक देते हैं। तो ईसीटी देने का टाइम कितना होता है, तो ईसीटी देने का टाइम होता है वो होता है आपका 0.5 से 1 सेकेंड, यानी 0.5 से 1 सेकेंड तक अपन क्या करते हैं ईसीटी देते हैं। अपना टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड का होता है फ्रेंड।
अगर आपसे पूछा जाए कि एवरेज बताइए तो एवरेज रहेगा 0.6 सेकेंड। ठीक है, एवरेज कितना रहा 0.6 सेकेंड। रेंज पूछी गई तो 0.5 से 1 सेकेंड है वो आपकी रेंज देखने को मिलेगी। यहां तक क्लियर हो गया। मैं ब्रीफली एक बार दोबारा से आपको समझा देता हूं। अपन लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया अपना ईसीटी। क्या टॉपिक स्टार्ट किया? ईसीटी। फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रो कन्वर्जिव थेरेपी इसकी फुल फॉर्म देखने को मिलती है। किसके द्वारा दी गई थी? ह्यूगो सैलेटिन और लुसिनो बेली द्वारा ये दी गई थी। ये थेरेपी किसके द्वारा दी गई थी? ह्यूगो सैलेटिन और लुसिनो बेली द्वारा दी गई थी। ठीक है, कब दी गई थी? 1938 के अंदर दी गई थी। यहां तक क्लियर है। देन आती है डेफिनेशन। तो क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रिक करंट है वो पास करते हैं इलेक्ट्रोड की सहायता से। किसके अंदर? ब्रेन के अंदर। पर्पज क्या रहता है? कन्वर्जन या सीजर है वो क्या करना? प्रोड्यूस करना। तो यहां पर एक क्वेश्चन ये भी निकल के आता है जिसका आंसर मैं क्लास के लास्ट में दूंगा आपको, कि अंडरलाइन तो वैसे मैं कर रहा हूं, आपको समझ जाना चाहिए कि जो ईसीटी देते हैं ना अपन, ईसीटी देते हैं उन पेशेंट के अंदर कौन सी मेडिसिन है वो स्टॉप करते हैं, कौन सी मेडिसिन है वो स्टॉप करते हैं। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट करें कि जो अपन ईसीटी देते हैं उसके अंदर कौन सी मेडिसिन है वो पेशेंट के अंदर मोस्टली स्टॉप की जाती है। तो अपना राइट आंसर इसके अंदर कमेंट करना है आपको। लास्ट क्लास के लास्ट तक आपका इसका आंसर है वो मिल जाएगा। देन आगे चलें तो आगे आ रहा है टाइम ड्यूरेशन। की ईसीटी है वो एक वीक के अंदर कितनी देते हैं? एक वीक के अंदर टोटल ईसीटी है वो कितनी देते हैं? तो अपन इसके साथ साथ दो चीज बोल सकते हैं, या तो बोल सकते हैं अल्टरनेटिव डे, आज दी कल नहीं देंगे, फिर परसों देंगे, फिर नेक्स्ट डे नहीं देंगे। तो अल्टरनेटिव डे बोल सकते हैं, या अपन कह सकते हैं कि 2 से 3 टाइम एक वीक के अंदर अपन ईसीटी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? 2 to 3 टाइम। 2 to 3 टाइम है वो ईसीटी अपन एक वीक के अंदर दे सकते हैं। 2 से 3 ईसीटी है वो एक वीक के अंदर अपन दे सकते हैं। ठीक है, आगे चलें तो आगे अपना क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है टाइप ऑफ ईसीटी। ईसीटी के टाइप के रिगार्डिंग अपना क्वेश्चन आ रहा है कि ईसीटी साहब बताओ कितने टाइप की होती है। तो वही बात थ्योरी पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं। चलो आपने अपना आंसर कमेंट करें कि ईसीटी है वो कितने टाइप की होती है। ठीक है, कमेंट करें ईसीटी कितने टाइप की होती है। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग नहीं बताना है, वो आगे पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग अपन कितनी टाइप की ईसीटी पढ़ते हैं, तो वो अपन चीज आगे पढ़ेंगे। अभी आपको बताना है कि ईसीटी है वो कितने टाइप की होती है। तो फ्रेंड जो ईसीटी होती है वो अपनी 2 टाइप की होती है। पहली होती है डायरेक्ट ईसीटी, दूसरी होती है इनडायरेक्ट ईसीटी। ठीक है, एक का नाम आ गया आपका डायरेक्ट और एक का आ गया इनडायरेक्ट। तो अब बताइए कि डायरेक्ट ईसीटी है वो क्या होती है। एक्सप्लेन करो कि डायरेक्ट ईसीटी है क्या होती है। आपसे पूछा गया कि जो एट्रोपिन नाम की मेडिसिन होती है वो कौन सी ईसीटी के अंदर यूज लेते हैं। तो बताइए, अपना राइट आंसर कमेंट करें कि जो एट्रोपिन होती है, फिर एनेस्थेसिया होता है, एनेस्थेसिया होते हैं, वो कौन सी ईसीटी के अंदर अपन यूज लेते हैं। डायरेक्ट के अंदर लेते हैं, इनडायरेक्ट के अंदर लेते हैं। कमेंट करें अपना फास्टली कमेंट करें कि जो ईसीटी है कौन सी ईसीटी के अंदर अपन ने एट्रोपिन हो गया, या फिर अपन कह सकते हैं मेडिसिन। 1 पॉइंट पे बात करूं तो मेडिसिन है वो कौन सी ईसीटी के अंदर यूज लेते हैं। तो बताइए अपना कौन सी मेडिसिन, जो अपनी मेडिसिन है वो कौन सी ईसीटी के अंदर यूज लेंगे। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा कि साहब जो इनडायरेक्ट मेडिसिन होती है, जो इनडायरेक्ट ईसीटी होती है उसके अंदर मेडिसिन यूज लेते हैं। डायरेक्ट ईसीटी के अंदर अपन किसी भी टाइप की मेडिसिन यूज नहीं लेते हैं, डायरेक्टली उसके अंदर अपन ईसीटी और पेशेंट को प्रोवाइड करवा देते हैं। चलिए अब अपन इनको डीपली पढ़ लेते हैं कि डायरेक्ट के अंदर क्या होता है, इनडायरेक्ट के अंदर क्या होता है। तो पहला अपना निकल के आ गया डायरेक्ट ईसीटी। तो डायरेक्ट ईसीटी को आपको 2 नाम से देखने को मिलेगा। एक तो नॉन मॉडिफाइड के अंदर इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है, कोई भी किसी भी टाइप का अपन कुछ भी मेडिसिन यूज नहीं लेते हैं, कोई भी मॉडिफिकेशन इसके अंदर नहीं है। डायरेक्ट इलेक्ट्रोड लेंगे, पेशेंट के जहां पर प्लेस करना है वहां पर प्लेस करेंगे और उसको ईसीटी है वो दे देंगे। वोल्टेज में ऑलरेडी आपको 70 से 130 120 बता चुका हूं, एवरेज 110 रहता है। टाइम ड्यूरेशन 0.5 से 1 सेकंड में आपको बता चुका हूं। तो टाइम ड्यूरेशन और आपका वोल्टेज तो वही रहने वाला है, लेकिन इलेक्ट्रोड प्लेस करते समय अपन कोई भी उसके अंदर मेडिसिन वगैरह अपन यूज है वो नहीं करते हैं। तो वो तो आपकी रहेगी डायरेक्ट ईसीटी या नॉन मॉडिफाइड या आपकी ट्रेडिशनल ईसीटी। ठीक है, आगे चलें तो आगे आता है इसके अंदर नाउ इन इंडिया डायरेक्ट ईसीटी बैन। क्या है कि इंडिया के अंदर आज के समय में डायरेक्ट ईसीटी है वो क्या हो गई है, बैंड हो चुकी है। डायरेक्ट ईसीटी है वो इंडिया के अंदर अपन अब
नहीं देते हैं। तो बात आ गई कि साहब कब से बैन हुई, तो आप बोलोगे साहब 2017 से इसको क्या कर दिया गया, 2017 से इसको क्या कर दिया गया, बैन है वो कर दिया गया। 2017 से अपनी डायरेक्ट ईसीटी है वो इंडिया के अंदर बैन कर दी गई थी। ठीक है फ्रेंड, 2017 से डायरेक्ट ईसीटी है वो क्या कर दी गई, बैन है वो कर दी गई है। आई बात समझ में? ठीक है, देन आगे चलें। तो आगे अपना क्वेश्चन आ रहा है, वो आ रहा है, अपने लोगों ने डायरेक्ट ईसीटी के बारे में बात कर ली है। डायरेक्ट ईसीटी के बारे में ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी आपको। मैं रिपीट कर देता हूं। अपन लोगों ने बात की कि साहब ईसीटी है वो दो टाइप की होती है, एक डायरेक्ट होती है और एक इनडायरेक्ट होती है। पहले अपन लोगों ने डायरेक्ट के बारे में बात की कि साहब डायरेक्ट होती है उसको अपन नॉन मॉडिफाइडल या ट्रेडिशनल ईसीटी के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर अपन किसी भी टाइप की मेडिसिन वगैरह यूज नहीं लेते हैं। और आज के समय में इंडिया में ये क्या है, बैन है। बैन कब हुई, 2017 से इसको प्रॉपरली बैन कर दिया गया कि भैया ईसीटी है डायरेक्ट नहीं देनी है। लेकिन डायरेक्ट ईसीटी के रिगार्डिंग में आपको एक बात बता देता हूं कि डायरेक्ट ईसीटी है वो बैन करने का रीजन क्या था। तो साहब इसका जो साइड इफेक्ट है ना, जो इसका साइड इफेक्ट है वो क्या है, वो ज्यादा है। साइड इफेक्ट क्या है इसका, ज्यादा है। इस कारण से अपन इसको क्या करते हैं, बैन कर दिया गया। क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। ठीक है, देन आगे प्रस्थान करते हैं। तो आगे अपना क्वेश्चन आ रहा है मॉडिफाइड। तो मॉडिफाइड के रिगार्डिंग पहली लाइन क्या आपको देखने को मिली कि इन मॉडिफाइड को अपन इनडायरेक्ट ईसीटी या मॉडर्न ईसीटी के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इनडायरेक्ट ईसीटी या फिर मॉडिफाइड ईसीटी के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। ठीक है, उसको किस नाम से जान रहे थे, नॉन मॉडिफाइडल या ट्रेडिशनल ईसीटी या डायरेक्ट ईसीटी। तीन नाम थे, डायरेक्ट ईसीटी, नॉन मॉडिफाइडल या ट्रेडिशनल ईसीटी। कोई भी टाइप की मेडिसिन वगैरह यूज नहीं लेते हैं, डायरेक्ट अपन इलेक्ट्रोड प्लेस करते हैं, पेशेंट को ईसीटी है वो दे देते हैं। आई बात समझ में? मॉडिफाइडल की बात करें तो इसको इनडायरेक्ट के नाम से जानते हैं या फिर इसको अपन मॉडर्न ईसीटी के नाम से भी जानते हैं। आगे बात करें, इसके अंदर कुछ मेडिसिन यूज लेते हैं। मेडिसिन कौन कौन सी लेते हैं, तो ये पहली जो मेडिसिन आती है वो आती है आपकी एंटीकोलिनर्जिक। एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन के बारे में आपको पता होगा कि अपनी जो सिंपैथेटिक नर्वस सप्लाई है, अपनी जो सिंपैथेटिक नर्वस सप्लाई है उसको क्या कर देती है, ये इंक्रीज कर देती है। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। और जैसे सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई इंक्रीज होती है, अपने बॉडी के जितने भी ऑर्गन या कह सकते हैं जितने भी सिस्टम है उनका क्या हो जाता है, फंक्शनल एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। एक्सेप्ट दो, एक तो अपना होता है जीआई सिस्टम, एक तो अपना जीआई होता है और एक अपना होता है रीनल, एक अपना रीनल होता है। इन दोनों को छोड़कर जितने भी अपने बॉडी के सिस्टम है उनकी क्या हो जाती है, एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और इसी कारण से अपना मैंने बोला कि जो एंटीकोलिनर्जिक है वो जीआई और रीनल के फंक्शन को क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो अब बात करते हैं एंटीकोलिनर्जिक के अंदर कौन सी मेडिसिन यूज लेते हैं, तो एट्रोपिन सल्फेट नाम की मेडिसिन है वो क्या करते हैं, अपन यूज करते हैं। डोज की बात करें तो 0.6 mg की डोज रहने वाली है। ठीक है, और फंक्शन की बात करें तो ओरल सिक्रेशन है उसको क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है। मतलब माउथ के अंदर से जो सिक्रेशन होने वाले हैं उनको क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है। ठीक है, और जिससे क्या होता है, एस्पायरेशन करने से पेशेंट को क्या मिलता है, प्रिवेंट मिलता है। मतलब पेशेंट दोबारा उनको निगल नहीं सकता है, वो उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं जाएंगे क्योंकि सिक्रेशन ही है कि अमाउंट कम है, तो एस्पायरेट करने का खतरा है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मैंने कहा जीआई ट्रैक्ट के फंक्शन को क्या करेगी, ये डिक्रीज करेगी। इसी कारण से क्या होता है, डिक्रीज कर देगी तो जो ओरल सिक्रेशन है उनकी अमाउंट भी कम हो जाएगी क्योंकि जीआई के फंक्शन है वो क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। जीआई के फंक्शन जैसे डिक्रीज होंगे ओरल सिक्रेशन है वो कम हो जाएगा। ओरल सिक्रेशन कम होगा तो आपका एस्पायरेट करने का खतरा भी उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें तो आगे चलते हैं तो आता है प्रिवेंट ब्रेडिकार्डिया। एक चीज आपको ये भी देखने को मिलती है कि जो आपकी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है वो ब्रेडिकार्डिया से प्रिवेंट करती है। दो चीज होती है, एक टेकिकार्डिया और एक होती है ब्रेडिकार्डिया। टेकिकार्डिया का मतलब होता है हार्ट रेट है वो आपकी 100 से ऊपर चली गई। ब्रेडिकार्डिया का मतलब आपकी हार्ट रेट है वो कितनी हो गई, बिलो 60 हो गई, बिलो 60 हो गई। तो अब आपकी क्या बात, मैंने कहा कि जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है वो अपने ऑल फंक्शन है, ऑल सिस्टम है उनके फंक्शन को इंक्रीज करती है एक्सेप्ट अपना जीआई और रीनल। तो जीआई और रीनल के फंक्शन को तो क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, लेकिन अपने कार्डियक फंक्शन को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो आपकी हार्ट रेट क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी आपके अंदर क्या देखने को मिलेगा, हार्ट रेट इंक्रीज, यानी टेकिकार्डिया की साइड जाएंगे, टेकिकार्डिया की साइड जाएंगे आप
जैसे अपने डोज कम ले रहे तो टेकिकार्डिया की कंडीशन तो नहीं आएगी, लेकिन हार्ट रेट को डिक्रीज होने से तो बचाएगी, नहीं नहीं ब्रेडिकार्डिया से तो बचाएगी। ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है हार्ट रेट डाउन होना, 60 से डाउन होना ब्रेडिकार्डिया कहलाता है। लेकिन एट्रोपिन ले लेंगे अपन तो ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन नहीं आएगी, आपकी हार्ट रेट है वो नॉर्मल बनी रहेगी। आई बात समझ में? अगर ऑप्शन के अंदर आपको दोनों चीजें देखने को मिले कि अपन ईसीटी कर रहे हैं, ईसीटी के अंदर आपको एट्रोपिन सल्फेट दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, डिक्रीज ओरल सिक्रेशन या फिर आपको ब्रेडिकार्डिया, दोनों एक साथ देखने को मिले तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप ओरल सिक्रेशन को दोगे। देन आपको अगर ओरल सिक्रेशन नहीं देखने को मिल रहा है तो देन आप सेकंड प्रायोरिटी किसको दे दोगे, वो दे दोगे आपको ब्रेडिकार्डिया को। आई बात समझ में? आगे मूव करते हैं। एक मिनट फ्रेंड। ठीक है, यहां तक अपना हो गया था। आगे चलते हैं अपन। तो आगे अपन लोगों ने बात कर ली, पहली मेडिसिन कौन सी दी आप लोगों ने, पहली मेडिसिन कौन सी दी है पेशेंट को, एंटीकोलिनर्जिक नाम की मेडिसिन है, वो पेशेंट को आपने क्या कर दी, प्रोवाइड कर दी। ठीक है, जिसका नाम, जिसका एग्जाम्पल क्या है, एट्रोपिन सल्फेट है। ठीक है, जिसका काम क्या है, ओरल सिक्रेशन को डिक्रीज करना, जिसका काम क्या है, ओरल सिक्रेशन को डिक्रीज करना। डोज कितनी है इसकी, 0.6 mg। ठीक है, देते कब है, तो ईसीटी से पहले देते हैं। अगर कब, किस, कौन से रूट से दे रहे हैं, ओरल रूट से दे रहे हैं। अगर ओरल रूट से दे रहे हैं तो बिफोर ईसीटी, ईसीटी के, ईसीटी से 30 मिनट पहले देते हैं। अगर अपन पेशेंट को जो एट्रोपिन सल्फेट है वो अपन किस रूट से दे रहे हैं, ओरल रूट से दे रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, पेशेंट को 30 मिनट पहले देंगे। अगर आईएम, आईवी दे रहे हैं तो जब ईसीटी है वो स्टार्ट करेंगे तब अपन उसको क्या देंगे, ये एट्रोपिन सल्फेट है वो दे देंगे। ओरल के नाम से पूछा जाए तो आप लोगों से आप 30 मिनट पहले दे रहे हैं। अगर आपको आईवी और आईएम पूछा जाए या इंजेक्टेबल से पूछा जाए तो ड्यूरिंग ईसीटी या ईसीटी स्टार्ट करने से पहले अपन उसको दे देंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो नेक्स्ट मेडिसिन आती है आपकी एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक मेडिसिन आती है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट मेडिसिन आती है वो आती है आपकी एनेस्थेटिक, सोडियम पेंटोथिक नाम से ये मेडिसिन आती है जो एनेस्थेसिया काम करती है। ठीक है, एनेस्थेटिक मेडिसिन होती है। देन आती है आपकी मसल्स रिलैक्सेंट, देन कौन सी आती है, देन मसल्स रिलैक्सेंट आती है जो सक्सिनाइल कोलिन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, जो सक्सिनाइल कोलिन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, चीज मैंने अभी तक बताई है आपको, एंटीकोलिनर्जिक एट्रोपिन सल्फेट होती है। ठीक है, एनेस्थेटिक में सोडियम पेंटोथेनिक अपन यूज लेते हैं, मसल्स रिलैक्सेंट के अंदर अपन सक्सिनाइल कोलिन यूज लेते हैं। तो ये 3 टाइप की मेडिसिन है वो अपन क्या करते हैं, जो मॉडिफाइड ईसीटी है उसके अंदर यूज लेते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा यहां तक। अब यहां पर अपन आगे चलें, आगे चलें तो आपको नेक्स्ट चीज देखने को मिलेगी। इसको एक बार यहां से कट कर देते हैं अपन। ठीक है, आगे चलें तो आगे आपको देखने को मिलेगा कि ईसीटी का अपन लोगों ने पहला टाइप पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू जो टाइप पढ़े थे वो पढ़े थे डायरेक्ट ईसीटी और इनडायरेक्ट ईसीटी। ठीक है, अब अपन बात करेंगे कि ईसीटी है वो इलेक्ट्रोड जो प्लेस करते हैं उसके आधार पर कितनी होती है, जो इलेक्ट्रोड है वो प्लेस करेंगे उसके आधार पर ईसीटी है वो कितने टाइप की होती है। तो फ्रेंड उसके हिसाब से भी ईसीटी है वो 2 टाइप की होती है। पहली होती है आपकी यूनिलेटरल और दूसरी होती है आपकी, मैं डायरेक्ट यहां पर पूरा मटेरियल लेके आ जाता हूं। ठीक है, जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो पहली होती है वो आपकी होती है यूनिलेटरल। पहली कौन सी होती है, पहली आपकी आती है यूनिलेटरल, यूनि यानी 1। तो अपन इलेक्ट्रोड है वो 1 साइड लगाएंगे। कितनी साइड लगाएंगे, 1 साइड लगाएंगे। वो राइट भी हो सकती है और वो लेफ्ट की भी हो सकती है। अपन कब राइट लगाएंगे कब लेफ्ट लगाएंगे वो अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, देन बात करते हैं बायलेटरल। बायलेटरल का मतलब हो गया दोनों साइड अपन इलेक्ट्रोड है वो क्या करेंगे, प्लेसमेंट करेंगे। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। यूनिलेटरल मतलब एक साइड लगाएंगे, वो एक साइड आपकी राइट भी हो सकती है, एक साइड वो आपकी राइट भी हो सकती है या फिर आपकी लेफ्ट भी हो सकती है। वो राइट कब रहेगी लेफ्ट कब रहेगी उसकी बात करेंगे। और देन बायलेटरल की बात करते हैं।
तो बायलेटरल के अंदर तो अपन दोनों साइड लगाते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर तो राइट लेफ्ट का कोई लफड़ा ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं पहले कि जो मोस्ट कॉमन साइड कौन सी होती है। यूनिलेटरल के अंदर बात करें तो मोस्ट कॉमन साइड कौन सी, तो मोस्ट कॉमन साइड होती है डी इलियक साइड या डी इलियक पोजीशन, ठीक है, जिसको फ्रंटो टेम्पोरल के नाम से भी जानते हैं। अब ठीक है, तो आपने बात की यूनिलेटरल, यूनिलेटरल का मतलब हो गया अपन एक साइड लगाएंगे। अब वो एक साइड कौन सी रहेगी वो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। देन इसके अंदर साइड की बात करें तो डी इलियक पोजीशन होती है। अब बात करते हैं यूनिलेटरल के अंदर कौन सी साइड लगाते हैं। तो आपको पता होगा कि ब्रेन का अगर राइट वाला पोर्शन है, ब्रेन का अगर राइट वाला पोर्शन है तो वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल करेगा, और लेफ्ट वाला पोर्शन है, लेफ्ट वाला पोर्शन है तो वो राइट साइड को कंट्रोल करेगा। तो मैं मान लेते हैं ये राइट साइड है अपनी ब्रेन की, तो ये किसको कंट्रोल करेगी, अपनी बॉडी की लेफ्ट साइड को कंट्रोल करेगी। और ये ब्रेन का लेफ्ट वाला पोर्शन है तो ये बॉडी का राइट वाला पोर्शन को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। कहने का मतलब ये मेरा राइट वाला पोर्शन है, ठीक है, तो ये वाला एरिया मतलब मेरा लेफ्ट वाला एरिया है वो मेरे इस वाले पोर्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है। और अगर मेरा ये मेरा लेफ्ट वाला पोर्शन है, इसको मेरा राइट वाला ब्रेन का एरिया है वो कंट्रोल करेगा। मतलब इस वाले जो लेफ्ट वाला एरिया है वो जो मेरा राइट वाला एरिया है वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल कर रहा है, और जो मेरा लेफ्ट वाला एरिया है वो मेरी राइट साइड को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। राइट वाला लेफ्ट को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, और लेफ्ट वाला है वो राइट को कंट्रोल कर रहा है। आई बात समझ में, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि नॉन डोमिनेंट साइड ऑफ ब्रेन कहां लगाओगे आप, नॉन डोमिनेंट साइड ऑफ ब्रेन पे क्या लगाओगे आप, ईसीटी लगाओगे, ठीक है। यूनिलेटरल की बात कर रहा हूं, नॉन डोमिनेंट, क्या बोला मैंने, नॉन डोमिनेंट साइड ऑफ ब्रेन, नॉन डोमिनेंट साइड ऑफ ब्रेन। नॉन डोमिनेंट का मतलब कैसे हो गया, जैसे मैं राइट हैंडेड इंडिविजुअल हूं, ठीक है, मेरा राइट साइड बॉडी क्या है, डोमिनेट है, क्योंकि मेरा मोस्ट ऑफ काम है वो राइट साइड से करता हूं, राइट हैंडेड हूं, ठीक है, तो मेरा राइट हैंड है तो मैं डोमिनेंट साइड मेरा राइट हो गया ना, लेकिन मैं ब्रेन का कौन सा रहा, लेफ्ट रहा, क्योंकि लेफ्ट वाला एरिया मेरी राइट साइड को कंट्रोल कर रहा है, तो मेरा लेफ्ट एरिया क्या हो गया, मेरा डोमिनेंट हो गया। राइट हैंडेड इंडिविजुअल उसका लेफ्ट साइड डोमिनेंट होगा, और जो लेफ्ट हैंडेड है उसका राइट साइड क्या रहेगा, डोमिनेटेड रहेगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो राइट साइड इंडिविजुअल है उसका ब्रेन कौन सा डोमिनेट रहेगा, उसका लेफ्ट साइड ब्रेन है वो डोमिनेट रहेगा, और जो लेफ्ट साइड है उसका राइट साइड वाला एरिया क्या रहेगा, डोमिनेंट रहेगा। तो मैंने कहा नॉन डोमिनेंट साइड ऑफ ब्रेन लगाएंगे, ठीक है। नॉन डोमिनेंट ऑफ साइड का मतलब होगा, जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन ये पूछा गया कि एक राइट हैंडेड इंडिविजुअल है, ठीक है, उसको आप ईसीटी है लगा रहे हो, कौन सी, यूनिलेटरल, तो वो कहां लगाओगे उसको, तो अब दिमाग लगाओ, देखो राइट हैंडेड है तो ये मैं राइट हैंडेड हो गया, ठीक है, तो राइट वाले का डोमिनेंट कौन सा रहेगा, लेफ्ट रहेगा, क्योंकि ये वाला एरिया इस साइड को कंट्रोल कर रहा है, तो राइट वाले का डोमिनेंट कौन सा हो गया, लेफ्ट हो गया, तो लेफ्ट तो कौन सा हो गया, डोमिनेंट हो गया। मैंने क्या बोला, नॉन डोमिनेंट लगाओगे तो कौन सी साइड लगाएंगे अपन, राइट साइड लगाएंगे, तो ठीक है, नॉन डोमिनेंट साइड ऑफ ब्रेन अपन ईसीटी लगाएंगे। तो मतलब कहने का ये है कि राइट हैंडेड अगर कोई इंडिविजुअल है तो उसका डोमिनेंट कौन सा हो गया, लेफ्ट हो गया, नॉन डोमिनेंट कौन सा हो गया, राइट हो गया। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे किसी ने आपसे पूछा गया कि कोई इंडिविजुअल है जो राइट हैंडेड है तो उसको आप ईसीटी कहां लगाओगे, यूनिलेटरल, सब राइट साइड लगाएंगे, राइट वाले को राइट साइड लगा दो, लेफ्ट वाले को लेफ्ट साइड लगा दो, डोमिनेंट डोमिनेंट को भूल जाओ। हाँ, लेकिन आपसे ये पूछा गया कि कोई इंडिविजुअल है जिसका ब्रेन का राइट एरिया डोमिनेंट पार्ट ऑफ ब्रेन है, तो आप कहां लगाओगे, राइट एरिया डोमिनेंट है तो उसका राइट एरिया डोमिनेंट है यानी लेफ्ट हैंडेड है वो, ठीक है, राइट एरिया डोमिनेंट है यानी वो लेफ्ट हैंडेड है, तो आप कहां लगाओगे उसको, लेफ्ट साइड लगाओगे। तो राइट साइड डोमिनेंट पूछा गया ब्रेन का तो लेफ्ट बोलना है, अगर हैंड साइड डोमिनेंट पूछा है, राइट हैंडेड पूछा गया तो आपको राइट साइड बोलना है। देखो दोबारा से मैं क्लियर करता हूं, आपको शायद कंफ्यूज हो रहा होगा। देखो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, क्वेश्चन में राइट हैंड दे दिया गया, राइट हैंड दे दिया गया कि राइट हैंड वाला इंडिविजुअल है तो आप उसको राइट साइड लगा दो, ठीक है, क्योंकि राइट हैंडेड है यानी उसका डोमिनेंट कौन सा हो गया, लेफ्ट साइड हो गया, ठीक है। आई बात समझ में। अब पूछा गया राइट साइड ऑफ
देन पूछा गया आपसे, देन आपसे पूछा गया कि राइट ब्रेन है वो क्या है, उसका डोमिनेंट है। राइट ब्रेन डोमिनेंट है यानी ये वाला पार्ट डोमिनेंट है, यानी इंडिविजुअल क्या है, लेफ्ट हैंडेड है। इंडिविजुअल क्या है, लेफ्ट हैंडेड है। तो राइट डोमिनेंट है तो कहां लगाओगे, लेफ्ट साइड लगाओगे। ठीक है, अगर ब्रेन डोमिनेंट पूछ लिया गया तो अपोजिट करना है, और हैंड डोमिनेंट पूछ लिया गया तो सेम साइड करना है। आई बात समझ में, यहां पर हो गया। अब बात आ गई इलेक्ट्रोड। हाँ, यूनिलेटरल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड कितने रहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड रहेंगे आपके 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड कितने रहने वाले हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड रहने वाले 2। अब वो प्लेस कहां कहां करेंगे, तो प्लेस के लिए आपको पोजीशन दी गई है, प्लेस के लिए पोजीशन दी गई है डी इलियक पोजीशन। क्या दी गई है, डी इलियक पोजीशन या फ्रंटो टेम्पोरल पोजीशन। तो क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर अबोव आउटर कैंथस ऑफ ई आई। देखो मैं बता देता हूं कैसे लगाते हैं दोनों, जो अपन मैं लाइन बाद में पढ़ूंगा, फिर मैं आपको बता देता हूं। 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं, चीज क्लियर है। अब 2 इलेक्ट्रोड कैसे लगाएंगे, अपनी आईज है, ठीक है, आईज का आउटर कैंथस हो गया और ट्रगस ऑफ ईयर हो गया। आईज का आउटर कैंथस, ट्रगस ऑफ ईयर, एक इमेजिनरी लाइन खींचेंगे, ठीक है। दोनों का मिड पॉइंट, लाइन का मिड पॉइंट देखेंगे, इससे 2.5 सेंटीमीटर ऊपर ले जाएंगे, वहां पर एक इलेक्ट्रोड लगा देंगे। तो एक इलेक्ट्रोड तो लग गया। दूसरा इलेक्ट्रोड कहां लगाएंगे, आउटर कैंथस ऑफ आई है, उससे 5 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे और दूसरा इलेक्ट्रोड लगाए। तो ऐसे लगाते हैं, आई बात समझ में, ऐसे लगाते हैं अपन यूनिलेटरल के अंदर इलेक्ट्रोड। जैसे आपको नोट्स में लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर अबो आउटर कैंथस ऑफ आई, कि जो 5 सेंटीमीटर अबो है आउटर कैंथस ऑफ आई, आउटर कैंथस ये हो गया, ये इनर वाला कैंथस, ये आउटर कैंथस, इससे 5 सेंटीमीटर अबो जाएंगे, एक इलेक्ट्रोड तो यहां लग जाएगा। तो एक इलेक्ट्रोड तो कहां लग गया, यहां लग गया। दूसरा इलेक्ट्रोड 2.5 सेंटीमीटर अबो, 2.5 सेंटीमीटर अबो लगाएंगे, किससे अबो लगाएंगे, मेक ए इमेजिनरी लाइन बिटवीन, क्या कर रहे हैं, इमेजिनरी लाइन बना रहे हैं किसके बीच में, आउटर कैंथस ऑफ आई एंड ट्रगस ऑफ आई, की एक इमेजिनरी लाइन बनाएंगे, ट्रगस ऑफ ईयर और आउटर कैंथस ऑफ आई, दोनों के बीच में एक इमेजिनरी लाइन बनाएंगे। दोनों का मिड पॉइंट देखेंगे, लाइन का मिड पॉइंट देखेंगे, उससे 2.5 सेंटीमीटर क्या ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। ये तो हो गया इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट, ठीक है। अब बाइलेटरल की बात करें, बाइलेटरल की बात करें तो बाइलेटरल में पहला तो आ रहा है बाई फ्रंटल। बाई फ्रंटल का मतलब हो गया आउटर कैंथस ऑफ आई लोगे आप, इससे 5 सेंटीमीटर ऊपर जाओगे, ये तो हो गया बाई फ्रंटल पोजिशन। आपसे पूछा गया बाई फ्रंटल पोजिशन देखकर कि बाई फ्रंटल पोजिशन में इलेक्ट्रोड कहां प्लेस करोगे, तो आप बोलोगे दो अपनी आईज उससे 5 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे और इलेक्ट्रोड प्लेस कर देंगे। लेकिन किसमें, बायोलेटरल में पूछा जा रहा है तो दोनों आईज के ऊपर जाएंगे 5 सेंटीमीटर और इलेक्ट्रोड प्लेस कर देंगे। पहला क्लियर है। बायोलेटरल इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट का मतलब हो गया, बाई फ्रंटल इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट का मतलब हो गया बायोलेटरल के अंदर कि आउटर कैंथस ऑफ आई लेंगे दोनों का और उससे 5 सेंटीमीटर क्या जाएंगे, ऊपर जाएंगे, इलेक्ट्रोड है इसी के लिए प्लेस कर देंगे। देन आ रहा है बाई टेम्पोरल, तो बाई टेम्पोरल का मतलब हो गया आउटर कैंथस ऑफ आई, ठीक है, और ट्रगस ऑफ ईयर के बीच में एक इमेजिनरी लाइन खींचेंगे, लाइन का मिड पॉइंट देखेंगे, दोनों से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे और इलेक्ट्रोड है वो क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। मैं बायलेटरल में बता रहा हूं, ठीक है आपको। बाई फ्रंटल और टेम्पोरल, तो बाई फ्रंटल और टेम्पोरल का मतलब होगा एक तो 5 सेंटीमीटर ऊपर यहां से चले जाएंगे, एक इमेजिनरी लाइन बनाएंगे, इससे 2.5 सेंटीमीटर ऊपर चले जाएंगे तो इलेक्ट्रोड ऐसे प्लेस कर देंगे, ठीक है। देन आ रहा है बाई फ्रंटल टेम्पोरल, बता दिया। बाई टेम्पोरो पेराइटल, तो बाई टेम्पोरो पेराइटल मतलब ये हो गया टेम्पोरल वाला तो ये लोगे और पेराइटल बोन के ऊपर लगा दोगे तो ये हो गया बाई टेम्पोरो पेराइटल। ये हो गया आपके इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। इंडिकेशन की बात करें कि किस किस को देते हैं किस किस को नहीं देते हैं, तो सुसाइडल आइडिया है पेशेंट के अंदर, सीवियर डिप्रेशन है और साइकोसिस की कंडीशन है, तो बगैर सोचे हुए आपको क्या करना है, ईसीटी दे देनी है। मतलब सीवियर डिप्रेशन है तो ईसीटी दे दो, सुसाइडल आइडिया आ रहा है तो दे दो, साइकोसिस वाले डिसऑर्डर है तो आप दे दो, ठीक है। नॉट वर्क, न्यूरोटिक डिसऑर्डर होते हैं उनके अंदर काम नहीं करती है। सिंपल और हेबिफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया के अंदर काम नहीं करती है। आपसे अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा सिजोफ्रेनिया जिसके अंदर ईसीटी सबसे ज्यादा कारगर है, तो आप बोलो कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया साहब जिसके अंदर ईसीटी सबसे ज्यादा कारगर है। आपसे पूछा गया ऐसा कौन सा सिजोफ्रेनिया है जिसके अंदर ईसीटी है वो कारगर नहीं है, तो आप बोलोगे साहब हेमिफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया या सिंपल सिजोफ्रेनिया जिसके अंदर ईसीटी है वो काम की नहीं है। तो समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन पूछा गया
कि ईसीटी देनी है, कौन से पेशेंट में दोगे। अगर सुसाइडल आइडिया मिल रहा है ऑप्शन के अंदर तो टिक कर दो, राइट है। सीवियर डिप्रेशन मिल रहा है तो टिक कर दो। साइकोसिस की कंडीशन मिल रही है, सिजोफ्रेनिया वाले डिसऑर्डर मिल रहे हैं तो आप क्या कर दो, टिक कर दो। ठीक है, आगे चलें। तो आगे चलने पर नेक्स्ट आ रहा है, कुछ की पॉइंट्स आ रहे हैं, तो की पॉइंट्स के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। पहली बात तो ईसीटी लेने से पहले आपका क्या रहेगा, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंसल्ट लोगे पेशेंट से, लिखित में लोगे कि भाई आपको ईसीटी दे रहे हैं। ठीक है, देन उसके हेड को क्या करोगे, ड्राई करोगे। हेड को क्या करना है, ड्राई करना है। ड्राई करने के लिए आप पेशेंट को शैम्पू वगैरह से उसके बाल है वो क्लीन कर सकते हो। पेशेंट को ऑयल अप्लाई करने के लिए मना करना है कि ऑयल ना अप्लाई करें। और ओरल मेडिसिन है वो एक दिन पहले से आप मना कर दो कि भाई ओरल मेडिसिन है वो आपको नहीं लेनी है, मना कर दो। एनपीओ रखोगे, कुछ भी नहीं दोगे माउथ के थ्रू 4 से 5 घंटे पहले से। ठीक है, एंटी सीजर मेडिसिन मैंने कहा था उस समय कौन सी मेडिसिन बंद करेंगे, तो एंटी सीजर मेडिसिन बंद कर देंगे। सर क्यों बंद कर देंगे, तो बंद करने का रीजन है क्योंकि अपन ने इस सिटी की डेफिनेशन में पढ़ा था कि सीजर क्रिएट करते हैं अपन इस सिटी में करंट देकर। अगर एंटी सीजर मेडिसिन पेशेंट लेके रहेगा तो उसके अंदर सीजर्स ही नहीं आएंगे, तो इस सिटी का मतलब क्या हुआ। ठीक है, जो भी मेटेलिक आर्टिकल उसने पहन रखे हैं तो मेटेलिक आर्टिकल रिमूव करने के लिए बोलो। नेल पॉलिश पे लगा रखी है तो नेल पॉलिश अप्लाई करने के लिए मना करेंगे। लिपस्टिक लगा रखी है तो उसको रिमूव करने के लिए बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर साइनोसिस है वो देखने को मिलता है, तो साइनोसिस को अपन आइडेंटिफाई करने के लिए ये चीजें उसको मना करने के लिए बोलेंगे। क्योंकि अपन लिप का कलर है, नेल का कलर है, ये देख कर पता लगाएंगे कि भाई पेशेंट को साइनोसिस हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, पेशेंट के माउथ के अंदर माउथ गेग है, माउथ गेग है वो अप्लाई करेंगे। माउथ गेग क्यों अप्लाई करेंगे, कि पेशेंट है वो टंग बाइट न कर ले, इस कारण से माउथ गेग है वो अप्लाई करेंगे। और देन पेशेंट को आफ्टर प्रोसीजर क्या करेंगे, ऑक्सीजन सप्लाई है वो देंगे, क्योंकि हाइपोक्सिया की कंडीशन में पेशेंट जा सकता है, उसका एयरवे है वो मेंटेन करने के लिए अपन क्या करेंगे, उसको ऑक्सीजन देंगे। ठीक है, तो ये अपना ईसीटी के रिगार्डिंग था। आपको अगर पूछा जाए कि आफ्टर ईसीटी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, तो पेशेंट का एयरवे चेक करोगे, देन पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करोगे। ठीक है, एयरवे चेक करेंगे और रिस्पॉन्स चेक करेंगे, पेशेंट को देखेंगे भाई तू मतलब उसको टाइम प्लेस के लिए ओरिएंटेड कराएंगे कि भाई ठीक है ठीक है ठीक है, उससे पूछेंगे, आप उसको बताओगे भाई तू हॉस्पिटल में तेरे को ईसीटी दी गई है, तो ये सारी चीजें उसको ओरिएंटेड करोगे, देन आप उसका एयरवे है वो चेक करोगे। तो इतना अपना टॉपिक था ईसीटी के रिगार्डिंग, जिसके अंदर अपन लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं पॉइंट वाइज पॉइंट, और अपना टॉपिक भी है वो क्या हो गया, क्लियर हो गया है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड।